मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं कि ये अनुमान बीजेपी तक नहीं पहुंचे होंगे। इस बार जो संविधान बदल देंगे वाला मतलब नारा कहें, जुमला कहें, बातचीत कहें जो चली, उससे ये मैसेज कन्वे हुआ कि रिजर्वेशन खत्म होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि पहले से अनुमान था। मैं आपको 2 सोर्सेस बता सकता हूं। एग्जिट पोल तो इस बार जैसे हुए उनका तो कोई भरोसा ज्यादा बचा नहीं है। इंटरेस्टिंगली उसी समय जितने सट्टा बाजार हैं उन सबका भी एक अनुमान आया था। एक भी सट्टा बाजार ने उतनी सीटें नहीं दी जो एग्जिट पोल दे रहे थे। जितनी दी उतनी ही आई। फलौदी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है इस मामले में, और 8-10 और भी हैं। एक बड़े अखबार में उन सब का अनुमान छपा, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, रिजल्ट आने से पहले की बात है। ठीक वही अनुमान जिसमें एनडीए को वो 300 के ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। तो जब सट्टा बाजार के लोग सही अनुमान निकाल सकते हैं तो एग्जिट पोल क्यों नहीं निकाल सकते? ये तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, फिर सैंपल से फैसला कैसे करना उस पर भी डिस्प्यूट्स रहती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे हर पार्टी में दोस्त हैं। हम पॉलिटिकल बात कम करते हैं, लेकिन हाँ, दोस्त हर पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के एक परिचित, दोस्त तो नहीं, परिचित हैं अच्छे, उन्होंने मुझे मैसेज किया काउंटिंग से 3 दिन पहले, सीटों के नाम लिख के भेजे कि सर हम 22 सीटें निश्चित रूप से जीत रहे हैं और 15 या 16 पे हमें उम्मीद है कि जीतेंगे। सबके नाम लिख के भेजे। अच्छा, मैं बहुत भरोसा करता नहीं ऐसी बातों पर तो मैंने इतना ही कहा कि 3 दिन की बात है, सामने आ ही जाएगा। 2 दिन बाद एग्जिट पोल आ गए, वहां तो खत्म थे वो लोग। उससे फिर मैसेज है कि सर अगर इस बार ऐसा हुआ तो मेरा भरोसा उठ जाएगा लोकतंत्र से। मैं अभी भी ये सोच रहा हूं कि ये अपने वोटों को लेकर ज्यादा उत्साहित है, गलती कर रहा है। उस दिन शाम को एग्जिट पोल वाले दिन उसने फिर से मैसेज भेजा, 32 सीटों के नाम भेजे कि सर अगर काउंटिंग में गड़बड़ नहीं होती है, ईवीएम ठीक होती है, तो ये 32 हम जरूर जीतेंगे और ये 14 सीटें और हैं जो जीत सकते हैं। सरप्राइजिंगली वही 46 सीटें समाजवादी पार्टी जीती वहां पर। मेरे पास अभी भी फोन में मैसेज है 1 दिन पहले का। यानी उनको इतना भरोसा था, जमीन पे काम किया था उन्होंने। मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं कि ये अनुमान बीजेपी तक नहीं पहुंचे होंगे। पार्टी का इंटरनल सिस्टम होता है, आईबी से भी अनुमान मिल ही जाते हैं जितना मैंने सुना है। हाँ, पता होगा, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि जब आपको अनुमान हो भी जाए कि सीटें कम आ रही हैं, आप कह नहीं सकते ये बात। पर ये आप पोलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये उसके बाद की बात। हाँ, लेकिन पोलिंग के दौरान भी जब वो संविधान बदल देंगे वाला मसला जब चला था, और वो खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अयोध्या से शुरू हुआ था ये मसला। हाँ, जो वहां के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, शायद सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान बदलेंगे। हाँ, वो भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा वो तो। और अब इस इलेक्शन के बाद प्रोबेबली ये पहला इलेक्शन होगा जहां पर सोशल मीडिया ने, मतलब हमने सोचा था कि इससे पहले वाला इलेक्शन जो है 2019 का, सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2014 के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी जो है उसने काफ़ी सारे सीट्स सिर्फ सोशल मीडिया के बलबूते जीते थे, बिकॉज उस टाइम सोशल मीडिया वाज द ओनली एवेन्यू अवेलेबल फॉर मिस्टर मोदी, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया ने लिटरली मोदी जी को दरकिनार किया हुआ था। 2014 का वो था। 2019 में सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल था, लेकिन 2024 में एक अयोध्या फैजाबाद का वहां से जो बात चली वो आग की तरह फैली पूरे देश में। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज समथिंग टू बी वॉच्ड कि इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। और वो यूट्यूबर्स भी जिन्होंने जिन्होंने वो मैसेज एम्पलीफाई किया, बहुत लोगों ने। सो इसके आप क्या देखते हैं कि ये डेंजर है कि ये इट नीड्स करेक्शन? हाउ आर पॉलिटिकल पार्टी सपोज्ड टू डील विद इट? सोशल मीडिया तो फ्यूचर है ही किसी भी सोशल डिस्कोर्स का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। भविष्य के चुनाव तो सोशल मीडिया पे लड़े जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है ही। और
मीडिया की आज़ादी का मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है या उसके इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है तो मीडिया पे उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इस बार जो संविधान बदल देंगे वाला मतलब नारा कहें, जुमला कहें, बातचीत कहें जो चली, उससे ये मैसेज कन्वे हुआ कि रिजर्वेशन खत्म होगा। हालांकि ये बात शायद थी नहीं और बीजेपी ने बार बार कही कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर पॉलिटिक्स तो परसेप्शन पे चलती है। अगर एक आम आदमी के मन में ये परसेप्शन बैठ गया कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे लोग, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। अच्छा, संविधान कैसे बदला जाता है जनता को ना पता है ना उसको रुचि है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए ही नहीं, 355 ही काफी हैं उसके लिए, तो वो तो सामान्य सी बात थी। परसेप्शन पे पॉलिटिक्स चलती है और ये परसेप्शन ठीक ठाक, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ठीक से बना परसेप्शन। कुछ और राज्यों में बना होगा लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विजिबली दिख रहा था। राजस्थान में मेरा अपना अनुमान ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी उनसे नाराजगी ज्यादा थी, लोकल वाली। यही हरियाणा में भी था। संविधान बदल देंगे वाली फीलिंग उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से ज्यादा रही और बिहार में नहीं थी। बिहार में दरअसल वो चीजें इस तरह से मिक्स थी कि आरक्षण वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन मतलब लोगों को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार है तो आरक्षण पे तो हमला नहीं होगा और यदि सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो सेंटर के फंड्स भी मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये भरोसा वहां पर काम कर रहा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वो भरोसा इस बार उतना काम नहीं कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा वहाँ की डेमोग्राफी को देखें तो बात समझ में आए। जैसे अयोध्या को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मंदिर बना वहाँ ऐसा, हालांकि फैजाबाद एनीवे सीट तो फैजाबाद है ना, उसमें से 5 में से 1 हिस्सा अयोध्या का है, सीट तो फैजाबाद है। फैजाबाद के आसपास की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो ये मामला किसी एक सीट का है नहीं आमतौर पर, चाहे वो बस्ती की तरफ जाए या और 1-2 सीटें जो वहाँ पर आसपास हैं, अम्बेडकर नगर वगैरह, वो भी बीजेपी हारी ही है। अब वहाँ का डेमोग्राफिक अगर इंडेक्स देखें, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, वहाँ ओबीसी 22% हैं, दलित 21% हैं, मुस्लिम 18% हैं, तीनों मिला के 61% हो जाते हैं, 60 के आसपास हैं। ओबीसी वोट्स समाजवादी पार्टी के हैं ही, माना जाता है कि मिलेंगे। दलित वोट मिल जाएं इसके लिए उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि नॉन रिजर्व सीट पे खड़ा करना बहुत रेयर इंसिडेंट है। अवधेश जी को खड़ा किया जो दलित वर्ग से आते हैं, उसमें पासी समाज से आते हैं और पासी पॉपुलेशन अयोध्या वाले इलाके में दलित समाज में सबसे ज्यादा है। मुस्लिम्स को बीजेपी से नफरत है, ये दुनिया जानती है। जब ये तीनों मिला के 60% वोट हो रहे हैं तो अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं। वैसे भी ये तो मीडिया में हल्ला ज्यादा मचा हुआ है। 2014 और 2019 में अगर आप वोट्स का परसेंटेज देखें, अयोध्या में पिछले 3 इलेक्शन से 48% वोट विनिंग कैंडिडेट को मिल रहे हैं, हर बार 48% मिलते हैं। पिछले 2 इलेक्शंस में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अगर आप कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के वोट जोड़ लें, 19 में तो बीएसपी, एसपी साथ थे, तब कांग्रेस और एसपी के जोड़ लें, तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह दोनों बार केवल 12-13 हज़ार वोट से जीते थे। वोट उनके थे 4-5 लाख के बीच में रहते थे, पर विनिंग जो गैप था वो 12,000 का था। इस बार क्या हुआ, बीएसपी का जो वोट बैंक है दलित, जैसे ही अवधेश प्रसाद एसपी के उम्मीदवार हुए, स्थापित आदमी है, पुराने आदमी हैं, तो दलित लोगों को लगा कि हमारा तो उम्मीदवार खड़ा ही हुआ है। इधर बीएसपी थोड़ी कमजोर भी हो गई थी। 2014 में बीएसपी के लगभग 1.5 लाख वोट थे, 1,40,000 के आसपास। इस बार वो वोट 45,000 रह गए। तो मेरी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि वो 1 लाख वोट बीएसपी वाले शिफ्ट हुए एसपी की तरफ। 50,000 वोट से जीते अवधेश जी। तो ये जितना लोगों ने शोर मचाया कि अयोध्या में कैसे हार गए, तो अब जब आप डेमोग्राफी देखेंगे वहां की तो बात समझ में आएगी। सर, आप जब आप कॉलेज में थे तो वो दौर था आरक्षण वाला जी, ठीक है। उसके बाद राम जन्मभूमि का भी उस वक्त भी आप यूनिवर्सिटी में थे। उसके बाद वो थोड़े दोनों चीजें थोड़ी डाउन हो गई थी और अब फिर से वो उठ गया है, चाहे अयोध्या का मसला हो, मंदिर का मसला हो या फिर आरक्षण का मसला फिर से उठ गया है। इस जनरेशन के लिए ये फर्स्ट टाइम है ये आंदोलन। वो उस जनरेशन के नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स हैं उस जनरेशन के, इनके लिए ये
पहला दौर है ये, टू बी एन आंदोलनकारी फॉर आरक्षण, टू बी एन आंदोलनकारी फॉर इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इनके लिए मतलब वो इश्यूज वही हैं जो आपके और मेरे जनरेशन में जब हम कॉलेज में थे वो टाइम, और इनके लिए भी वही है। आप सिमिलर काइंड ऑफ एंग्स देखते हैं इन द सेंस ऑफ जो टेंशन्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं, वही इनसिक्योरिटीज क्या अभी भी हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनमें, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनमें, वही इनसिक्योरिटीज हैं? ये जो दो मामले हैं ना, दोनों थोड़े अलग अलग हैं। जैसे रिलीजन का मामला है, मंदिर का, जो भारतीय समाज है, विशेष रूप से हिंदू समाज, मेरा परसेप्शन ये है कि इस समाज में धार्मिक मुद्दे, क्योंकि वो इमोशनल मुद्दे होते हैं, इमोशन पर टिके होते हैं, इमोशन को सस्टेन करने का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे मैं गुस्सा रहना चाहूँ किसी से लंबे समय तक, नहीं रह पाऊंगा, 1 दिन 2 दिन में गुस्सा ठीक ही हो जाएगा अगर नफरत नहीं है तो इमोशन जितना तेज होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। ये इमोशन की दुनिया का विज्ञान है। धर्म का मुद्दा जो इमोशन का है वो 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन निकाल लेगा, उसके बाद नहीं निकाल पाएगा।